हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्थ। अर्थ को हम पहले भी कुछ पार्टों में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और अर्थ के अंदर की इंपॉर्टेंट चीजों को हम समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो अर्थ के अंदर का आज का टॉपिक है दैट इज टाइड। टाइड की अगर हम बात करते हैं तो टाइड को हिंदी में बोलते हैं बेटा ज्वार भाटा। व्हाट आर टाइड्स? सबसे बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बनता है कि टाइड होता क्या है ना। तो जो हम टाइड की बात करते हैं तो टाइड आर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। ओके, व्हाट इज टाइड? टाइड आर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पर मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो पानी का उठना और गिरना होता है दैट इज नोन एज टाइड। इज वेरी सिंपल। व्हाट इज टाइड? टाइड इज अ राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी का उठना और गिरना क्या कहलाता है? टाइड कहलाता है। मतलब टाइड की अगर हम बात करते हैं तो टाइड में मेन फैक्टर कौन से है? मेन फैक्टर है मून एंड सन और इनकी ग्रेविटी, है ना। तो अर्थ पर इन दोनों की ग्रेविटी लगने की वजह से टाइड जनरेट होते हैं। बात क्लियर है। अब खास बात क्या है, देखो ये तो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर सिंपल डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो गई। लेकिन अब मून अपने ऑर्बिट में रोटेट, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो अपने ऑर्बिट में अर्थ की चक्कर लगा रहा है। सिमिलरली सन भी अपना दोनों काम कर रहा है और अर्थ भी कर रहा है। तीनों अपने अपनी पोजीशन हर पॉइंट पर चेंज कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है जो मून और सन की ग्रेविटी अर्थ पर लग रही है वो हमेशा सेम नहीं है, वो बदलती जा रही है ना। और हर पॉइंट पर ये ग्रेविटी क्या है बेटा? अलग अलग है ना। इसे ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट पर ये ग्रेविटी आपकी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो इन ग्रेविटी के चेंजेस को हमें यहाँ पर स्टडी करना है। हमने डेफिनेशन तो देख ली। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि भाई ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। अब देखो मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो हर पॉइंट पर इसकी पोजीशन बदल रही है। तो क्या ये पोजीशन चेंज होने के साथ ग्रेविटी का चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि जो मून और सन की ग्रेविटी है हमेशा फिक्स ही लगे, चेंज हो रही है लगातार। ठीक है, और किस तरह से चेंज हो रही है वो मैंने आपको अभी धीरे धीरे समझा दूंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो ग्रेविटी लग रही है वो हर पॉइंट पर अलग अलग लग रही है। तो मैं सारे केसेस को डिस्कस नहीं करता, हमें सिर्फ डिस्कस करना है कि ये ग्रेविटी कब मैक्सिमम लगेगी और कब मिनिमम लगेगी। जो ग्रेविटी लग रही है वो कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजें हम यहाँ पर, ठीक। तो सन और अर्थ की ग्रेविटी अर्थ पर मैक्सिमम कब लग रही है और मिनिमम। तो एक टाइम आता है जब ये मैक्सिमम लगती है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं बेटा सिजगी। और एक टाइम आता है जब ये अर्थ पर मिनिमम लगती है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर, है ना। तो हमें ये दोनों केसेस को यहाँ पर डिस्कस करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सिजगी। सिजगी एक पोजीशन होती है, इस पोजीशन में हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना। सिजगी क्या होता है? व्हेन सन मून एंड अर्थ आर ऑन स्ट्रेट लाइन। जब सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होता है दैट पोजीशन इज नोन एज सिजगी। ये देखिए, ठीक है, सन मून अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इस पोजीशन को बेटा हम क्या बोल रहे हैं? सिजगी। सिजगी की पोजीशन में तीनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। कितना हो जाता है बेटा? 180 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब देखिए, जो ये मून की ग्रेविटी है ये अर्थ पर लग रही है और सन की ग्रेविटी भी कहां लग रही है? अर्थ पर लग रही है।
और दोनों की कंबाइंड ग्रेविटी की वजह से पानी का राइज एंड फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो वो राइज एंड फॉल की वजह से जो टाइड आ रहे हैं वो टाइड आते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइड, बहुत ही हैवी टाइड होते हैं, उनको बेटा हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, है ना। तो यहाँ पर जो टाइड आ रहे हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंग टाइड, है ना। देखो सन की ग्रेविटी मून पर लग रही है, अर्थ की ग्रेविटी मून पर लग रही है, जिसकी वजह से दोनों की कंबाइंड ग्रेविटी पर लग रही है, सन प्लस सॉरी अर्थ पर लग रही है, ठीक है। और इस कंबाइंड ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर बहुत ही हाई टाइड आते हैं, टाइड आते हैं बेटा, हाई टाइड आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। और ये कब आता है, जब तीनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो when sun, moon and earth are on straight line, ठीक है, जब सन मून और अर्थ तीनों एक सरल रेखा में होता है तो इनके बीच का एंगल कराता है 180 डिग्री, और इस पोजीशन को बेटा बोलते हैं सिसकी। और सिसकी की पोजीशन में क्या आते हैं, आपके स्प्रिंग टाइड आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइड्स होते हैं। तो क्वेश्चन आता है स्प्रिंग टाइड किस कंडीशन में आते हैं, तो सिसकी की कंडीशन में आते हैं, है ना। सिसकी की कंडीशन में तीनों के बीच का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अगर पुट होंगे तो आई होप कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हमने एक पोजीशन को यहाँ पर समझा और जाना, ठीक है। सिसकी, सिसकी की पोजीशन में हमें चीजें किस तरीके से दिख रही है, किस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। अब आते हैं अगली पोजीशन, अगली पोजीशन है हमारी क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। With respect to Earth, when Moon and Sun make an angle of 90 degree with each other, this position is known as quadrature. अर्थ के रिस्पेक्ट में मून और सन जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस पोजीशन को बेटा हम बोलते हैं क्वाड्रेचर या चतुर्थांश। देखो ये मून हो गया और ये सन हो गया, और अर्थ के रिस्पेक्ट में इनका एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री का हो गया। इस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर की पोजीशन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेचर की पोजीशन में क्या हो रहा है, मून की ग्रेविटी अर्थ पर लग रही है और सन की ग्रेविटी अर्थ पर लग रही है, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अब ये बताइए किसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे सर सन की ग्रेविटी ज्यादा होगी, बिल्कुल बेटा गलत है। सन की ग्रेविटी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सन दूर बहुत है और इसका मास ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन दूर बहुत है, तो इसकी वजह से मून की ग्रेविटी अर्थ पर ज्यादा लगेगी, और मून की ग्रेविटी ज्यादा लगने की वजह से दोनों का रिजल्टेंट जो जनरेट होगा दैट इज जी एम माइनस जी एस, ठीक है। तो अब इस डिफरेंस पर जो बहुत ही लो ग्रेविटी जनरेट होगी अर्थ पर, वो जो टाइड बनाएगी, जो वीक टाइड या लो टाइड कहलाता है, दैट इज नोन एज नीप टाइड। तो नीप टाइड जब जनरेट होते हैं तो तीनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। नीप टाइड किस पोजीशन में जनरेट होते हैं, क्वाड्रेचर की पोजीशन में जनरेट होते हैं। नीप टाइड की अगर हम बात करते हैं तो नीप टाइड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई, आई होप कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइड। टाइड जो होता है 12 आवर के डिफरेंस पर आता है, कितने के डिफरेंस पे आता है, 12 आवर के डिफरेंस पे। इसका मतलब मान लीजिए इस जगह पर अभी टाइड आया है, तो अगला टाइड कब आएगा, 12 घंटे बाद यहाँ पर आएगा। तो दो टाइड के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होता है बेटा, 12 घंटे। बट क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशन की वजह से इसमें 26 मिनट और ऐड हो जाते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इसमें 26 मिनट और ऐड हो जाते हैं, तो 12 घंटे 26 मिनट। तो दो टाइड के बीच का टाइम डिफरेंस कितना बेटा, 12 घंटे 26 मिनट। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि दो टाइड के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होता है, 12 घंटे भी ले सकते हो। अगर ऑप्शन में 12 घंटे 26 मिनट नहीं दिया है, अगर 12 घंटे 26 मिनट दिया तो एग्जैक्ट आपको यही लेना ही लेना है, ठीक है। और व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द टाइड, तो वो फैक्टर जो टाइड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ सन एंड रोटेशन, इसे ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और पूरे अर्थ पर एक दिन में कितनी बार टाइड आ सकते हैं, मतलब एक प्लेस है, एक प्लेस पर मैक्सिमम कितने टाइड्स आ सकते हैं, तो एक दिन में 2 बार। मतलब अभी ये जगह है हमारे स्टूडियो, यहाँ पे अभी टाइड आया, तो अगला टाइड मान लो रात को 12 बजे आया, तो अगला टाइड कब आएगा, दोपहर को 12:26 पर। उसके बाद अगला टाइड कब आएगा, वो अगला दिन लग जाएगा और रात को 12:52 पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि एक दिन में मैक्सिमम 2 टाइड आ सकते हैं, तीसरा नहीं आ सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, साउथ हैम्पटन। साउथ हैम्पटन ब्रिटेन में एक जगह है जहां पर एक दिन में 4 टाइड आते हैं। उसको छोड़ दिया जाए तो दुनिया भर में कहीं पर भी एक दिन में एक जगह पर 2 से ज्यादा टाइड नहीं आ सकते। ठीक है, ये पॉइंट अलग है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अलग है। पूरे अर्थ में एक टाइड पर कितने टाइड होते हैं, 4 टाइड होते हैं। मतलब यहाँ पर एक हाई टाइड है तो यहाँ पर भी एक हाई टाइड अपोजिट में होगा। अब हाई टाइड कहीं पर है तो कहीं ना कहीं लो टाइड जनरेट होगा। एक टाइम पर पूरे अर्थ में कितने टाइड होते हैं, 4। किसी एक प्लेस की अगर हम बात करें तो एक दिन में किसी एक प्लेस पर कितने टाइड आ सकते हैं बेटा, 2। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा हाई टाइड्स कहाँ पे आते हैं, तो कनाडा में। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा टाइड्स कहाँ पे आते हैं, कनाडा में। ठीक है, फुंडी, बे ऑफ फुंडी में, बे ऑफ फुंडी में दुनिया के सबसे ज्यादा टाइड्स आते हैं, सॉरी टाइड्स आते हैं, इसे ध्यान रखिए। क्लियर है। तो ये कुछ टाइप से रिलेटेड पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने अक्सर आ जाता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ध्यान और तो दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्प्रिंग टाइड और नीट टाइड का है पूरा सिस्टम, यहाँ पर एक डायग्राम बना है। के लिए हमें इसको थोड़ा सा रफ कर दें तो आपको ज्यादा आसानी से बना। तो पूरे एक डायग्राम में स्प्रिंग और नीट टाइड आपको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए अब इस डायग्राम में आप देखिए, आपको पूरा स्प्रिंग टाइड और ठीक न्यू मून, ठीक है, स्प्रिंग टाइड फुल मून में आता है, ठीक है, और न्यू मून में आता है। न्यू मून और फुल मून में कौन सा टाइड आता है, ठीक है, और फिर आपकी 2 पोजीशन है, थर्ड क्वार्टर और आपका हाफ में कौन सा मिड टाइड आता है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है, हमको ये जानना है। ठीक है, अर्थ के अंदर बहुत सारे फोर्सेस एक्टिव होते हैं, हम बोलते हैं सेस्मिक फोर्स। और इन सेस्मिक फोर्स की वजह से इनकी जब एक्टिविटी बढ़ जाती है तो अर्थ के ऊपर एक शेकिंग चालू हो जाती है, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक। है ना, हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे एक्टिव फोर्सेस हैं। ये एक्टिव फोर्सेस जो है जब बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो अर्थ को शेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। क्वेक मतलब होता है शेकिंग होना। तो ये अर्थक्वेक एक फिनोमेना है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझिए इसको। व्हाट इज अर्थक्वेक, द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ layered interior inside the earth. An earthquake is a simple word, is a shaking of earth. It is a natural event. It is caused due to release of energy which generate waves and travel in all directions. ठीक है, ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अर्थ के अंदर से लगातार एनर्जी रिलीज करते हैं और उन एनर्जी के रिलीज होने से वेव्स जनरेट होती हैं जो एनर्जी के साथ आगे बढ़ती हैं और आगे अर्थ की सरफेस को हिट करती हैं और उससे क्या होता है, शेकिंग जनरेट होता है, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो दिस इज अर्थक्वेक इन सिंपल लैंग्वेज। अब अर्थक्वेक में जो वेव्स जनरेट होती है तो वो कहां पर होती है, लिथोस्फीयर। इस जो हार्ड पार्ट है उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर में सेस्मिक वेव्स आके हिट करती हैं। सेस्मिक वेव्स जो होती है बेटा वो 2 तरह की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है आपकी सरफेस वेव। बॉडी वेव्स, द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस ऑफ जनरेटेड न्यू सेट ऑफ वेव इज कॉल्ड सरफेस। है ना, जब बॉडी वेव आगे बढ़ती है तो उसी के आगे बढ़ने से आपकी सरफेस वेव जनरेट होती है, इसे ध्यान रखिएगा।
और इन सेस्मिक वेव को रीड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज नोन एज सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ क्या है? सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रीड सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव को बेटा रीड करने वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सेस्मोग्राफ। ठीक है। अब जो ये बॉडी वेव्स है या सरफेस वेव्स है ये फर्दर अलग अलग वेव्स में जाती है। बॉडी वेव्स को हम पी वेव्स और एस वेव में डिवाइड करते हैं। ठीक है। प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, कुछ इस तरह से इनका पूरा पैटर्न होता है। इनके अराइवल टाइम के हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी में, इनके एम्पलीट्यूड के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब सेस्मिक वेव क्या है? सेस्मिक वेव क्या होता है? सेस्मिक वेव को रीड करने वाला जो ग्राफ होता है दैट इज नोन एज सेस्मोग्राफ। लेकिन जो भी अर्थक्वेक होता है उसकी इंटेंसिटी कौन बताता है बेटा? इंटेंसिटी बताने के लिए या मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं रिक्टर स्केल या रिचर स्केल, जो आप बोलना चाहे बोल सकते। ठीक है। देखो ये आपका सेस्मोग्राफ है, ये इंस्ट्रूमेंट जो लगा है ये सेस्मोग्राफ है। सेस्मोग्राफ एक बॉल होती है, उसमें पिन होती है और अर्थ की शेकिंग होती है तो ये रीडिंग्स को नोट करता है, हमें पता चलता है कि भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा। तो सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच जस्ट टेल अबाउट द अर्थक्वेक कि आएगा कि नहीं आएगा। इस सेस्मिक वेव को रीड करता है। लेकिन जब इसी सेस्मोग्राफ में हम एक स्केल फिट कर दें तो ये क्या बता देता है? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, है ना। जब हम सेस्मोग्राफ में बेटा क्या करते हैं, सेस्मोग्राफ में स्केल फिट कर देते हैं। कई तरह की स्केल होती है, रिक्टर स्केल, मार्कोनी स्केल, हैकेल स्केल। तो ये क्या बता देता है? ये बता देता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्या बता देता है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बताता है रिक्टर स्केल से। सेस्मोग्राफ इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जस्ट इन्फॉर्म अबाउट द अर्थक्वेक। ठीक है। द मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक, द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेड अबाउट द 0 to 10। जितना भी रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल पर 0 to 10 के बीच में रीडिंग होती है, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है। रिक्टर स्केल जितनी भी है उसमें ऐसे रीडिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैक्सिमम रीडिंग कितनी? 10, है ना। अब जैसे मान लो 0 से 1 गए तो रिक्टर स्केल पे इंटेंसिटी कितनी बढ़ी? 10। अब यहां से यहां आए तो 10 की पावर 2, यहां से यहां आए तो 10 की पावर 3, यहां से यहां आए 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, इस तरह से बढ़ते हुए यहाँ पे तो 10 की पावर 10। तो रिक्टर स्केल पर एक स्केल से दूसरी स्केल पर जाने पर, ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होती है वो कितने टाइम्स चेंज होती है? 10 टाइम्स। मतलब इंटेंसिटी में कितना डिफरेंस आता है? 10 टाइम्स। मतलब अगर हम 5 से 6 जाते हैं तो 6 पर जो अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है दैट इज 10 टाइम हायर देन 5। और अगर हम 5 से 7 पे जाते हैं तो 7 पर जो अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है दैट इज 20 टाइम हायर देन 5। बिल्कुल नहीं, 100 टाइम, 100 गुना ज्यादा। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ना कि प्लस करना। इसे ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप, मतलब स्केल्स में बहुत ज्यादा रीडिंग्स नहीं है। अभी भी अगर आप 5 से 10 जाएंगे तो मतलब दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है ये अर्थक्वेक। 10 पर जो आता है बहुत हैवी अर्थक्वेक होता है। 6 से नीचे जितने भी अर्थक्वेक होते हैं वो हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलते। दिन भर अर्थक्वेक अंदर आ ही रहे हैं लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है, पता ही नहीं चलता। अभी भी आ दिन भर में लाखों अर्थक्वेक जनरेट हो जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो रिक्टर स्केल में एक स्केल से दूसरे स्केल पर जाने पर 10 टाइम्स का डिफरेंस आता है, इसे ध्यान रखिएगा। द इंटेंसिटी ऑफ स्केल आफ्टर मर्केली, मर्केली भी एक स्केल थी, है ना, एन इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट। द इंटेंसिटी स्केल इनटू अकाउंट ऑफ विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट 1 to 12। अब मर्सेली स्केल जो थी उसमें 1 से 12 तक का क्या था? पूरी रीडिंग थी। रिक्टर स्केल या रिचर स्केल में कितनी रीडिंग है? 0 to 10। तो याद रखिएगा ये अर्थक्वेक के बारे में सारी डिटेल हमें बताता है और दिखाता है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे सेस्मिक वेव बेटा कितने तरह की होती है तो सेस्मिक वेव 2 तरह की होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव।
फिर बॉडी वेव्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव। पी वेव्स क्या होती है? ये साउंड वेव की जैसी होती है ना, और ये सॉलिड लिक्विड गैस हर तरह के मटेरियल में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें एस वेव्स, एस वेव्स क्या होती है? ये अराइव एट द सरफेस विद द सम टाइम लैग, पीछे होके आती है, और दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव। सबसे इंपॉर्टेंट, दे कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड। जैसे किसमें चलती है बेटा? सॉलिड में, लिक्विड में नहीं चल सकती है, कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड। और एल वेव जो होती है सरफेस के अंदर होती है, ये सबसे डेंजरस होती है। अर्थक्वेक आने पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली वेव कौन सी होती है? एस वेव, ध्यान रखिएगा। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको 2 से 3 पॉइंट बेटा याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि सेस्मोलॉजिस्ट, या सेस्मोलॉजी क्या होता है? सेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फोर्स इनसाइड द अर्थ। सेस्मिक फोर्स अर्थ के अंदर बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो इंक्लूसिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, अर्थ के अंदर आते हैं। और सेस्मोग्राफ क्या करता है? वो जो सेस्मिक फोर्स को रीड करता है ना। और सेस्मिक वेव्स सेस्मिक फोर्स को जनरेट करती है। सेस्मिक वेव बेटा हमारे पास कितनी तरह की है? 2 तरह की, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। फर्दर अगर इनकी कैटेगरीज बनाएंगे तो पी, एस और एन 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इनको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और बांट सकते हैं, ठीक है। जब भी आपकी ये पी, एस और एल वेव्स अर्थ में चलती हैं तो पी और एस वेव्स का हमने एक क्राइटेरिया देखा। पी वेव जब ट्रेवल करती है तो वो अर्थ में हर जगह जाती है, लेकिन 103 से 142 लैटिट्यूड्स के बीच में ये ट्रेवल नहीं करती है। और एस वेव 103 डिग्री लैटिट्यूड के बाद अंदर जाती ही नहीं है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं शैडो जोन। यहाँ पर कोई भी वेव नहीं पाई जाती। अ जोन बिटवीन 105 डिग्री टू 105 degree to 145 degree from the epicenter was identified at the shadow zone, है ना। दोनों में होता है, ठीक है। शैडो जोन पी वेव में कम और एस वेव में ज्यादा होता है, ठीक, क्लियर है। अब थोड़ी सी 1-2 चीजें और देख लें। जब अर्थक्वेक जनरेट होता है बेटा, ठीक है, तो अर्थक्वेक जहां अंदर से जिस पॉइंट से जनरेट हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं, मेन पॉइंट को, फोकस, ठीक। और परपेंडिकुलर ये पॉइंट से जस्ट 90 डिग्री के ऊपर जो पॉइंट हमें मिलता है इसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। एपिसेंटर सरफेस पे वो पॉइंट होता है जहां पर अर्थ पॉइंट हमें सबसे पहले महसूस होता है, लेकिन इसका फोकस कहाँ होता है? अंदर होता है, अर्थ के अंदर। तो फोकस अर्थ के अंदर होता है और एपिसेंटर अर्थ की सरफेस पे। इसे ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ 2-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने बच्चों, क्योंकि यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अर्थक्वेक कई तरह के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली अर्थक्वेक जो जनरेट होते हैं वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं, है ना। प्लेट्स अर्थ के अंदर की आपस में टकरा रही है उनसे हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है जो वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, है ना। वॉल्केनिक इरप्शन हुए, उनकी वजह से आसपास का लैंड शेक किया, वॉल्केनो का इरप्शन बार बार हो रहा है उससे, ठीक है। और आपका एक होता है मैन मेड एक्टिविटी। जब आप इंटेंस माइनिंग करते हो, कहीं बहुत ज्यादा खुदाई करे जा रहे हैं, या फिर आप किसी जगह पर बहुत ज्यादा केमिकल्स या एक्सप्लोजर लगा के वहां पर माइनिंग कर रहे हैं, तब भी ऐसा हो सकता है, या न्यूक्लियर डिवाइसेस से हो सकता है। कुछ ऐसे एरिया जहां पर लार्ज रिजर्वायर्स है, पानी को बहुत इकट्ठा किया गया है, तो उसके वेट से भी वहां पर अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। हमारे सिस्टम में अर्थक्वेक की जो भी अवेलेबिलिटीज है वो अलग अलग कैटेगरीज में आपको यहाँ पर दिखी। गाइस, ये हमने बात कर ली अर्थक्वेक की, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।